से ही सही, लेकिन आ गए हम आपके लिए लेकर के 4007 की मास्टर वीडियो। स्टार्ट करते हैं। समय बिल्कुल नहीं है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मध्यस्थता करना, मीडिएट। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट का क्वेश्चन है, लॉन्ग में तो आता ही आता है, लेकिन वेरी शॉर्ट तो शॉर्ट में भी आ जाता है। मध्यस्थता करना मतलब कि मीडिएट किसे कहते हैं? वैकल्पिक विवाद समाधान में। देखिए, वैकल्पिक विवाद समाधान ये हर जगह आएगा, इसका यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। वैकल्पिक विवाद समाधान का मतलब होता है आपका किसी से कोई झगड़ा हो गया तो उसके बाद में आपके पास में क्या विकल्प हैं, क्या ऑप्शंस हैं, उसको सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए। ठीक है, तो वैकल्पिक विवाद समाधान में सुलह समझौता पक्षों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण मतलब शांति व्यवस्था बना करके प्यार से सुलझाने तथा लंबी और महंगी मुकदमेबाजी से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आपने देखा है ना, कोई भी विवाद हो जाता है तो तुरंत उसको समझा देते हैं, भैया कोई बात नहीं, तुम रहने दो, ये है वो है, तुम माफ़ी मांग लिए, तो उसी को बोलते हैं ये। तो ये कौन करवाता है? मध्यस्थता, मीडिएट करवाते हैं, तो बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे पड़ोसी में लड़ाई होगी तो पहुंच जाता है, अरे यार लड़ो मत, तो आ जाते हैं ना बीच में बचाने के लिए, वही वाला मैटर है। मध्यस्थता और सुलह, देखिए मध्यस्थता और सुलह दोनों अलग अलग मैटर है। मध्यस्थता का मतलब है कि किसी भी दो पक्षों के बीच में बातचीत कराना, मध्यस्थता कराना। सुलह का मतलब है, देखिए जब दो पक्षों के बीच में बातचीत होगी तो उसके दो ही ऑप्शन होंगे, या तो मामला सिमट जाएगा या फिर निपट जाएगा। सिमटने का मतलब कोर्ट सिमटाएगा, निपटने का मतलब कोर्ट निपटाएगा, वरना सिमट जाएगा, वो आपस में ही कर लेंगे। ठीक है, तो सुलह अधिनियम की धारा 67 के तहत एक मध्यस्थ की भूमिका को रेखांकित किया गया है, जिसमें उनकी जिम्मेदारियों और सुलह प्रक्रिया के दौरान उन्हें जिन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए उनके बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। मतलब कि मध्यस्थता करते समय उनको क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या नियम है जिनका पालन करना चाहिए, उनके बारे में बताया गया है। अब सुलह का अर्थ क्या है? सुलह मतलब मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। सुलह वैकल्पिक विवाद समाधान ADR की एक विधि है जिसमें एक तटस्थ तृतीय पक्ष मतलब तीसरा, देखिए ऐसे समझाता हूँ, एक पक्ष, दो पक्ष और यहाँ पर तीसरा पक्ष, तो इसको ध्यान रखना। तृतीय पक्ष जिसे सुलहकर्ता के रूप में जाना जाता है, विवादित पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचाने में सहायता करता है। एक की दो की लड़ाई हुई, तीसरा बीच में आया, तीसरा कह रहा है यार लड़ो मत, चलो मैं तुम्हारी सुलह करवा देता हूँ। ठीक है, बिचौलिया जिसको बोलते हैं। तो सुलह का अर्थ मतलब आ गया, जो बीच वाला जो व्यक्ति या कार्य करता है। देखिए बीच वाला जो व्यक्ति है वो दो ही कार्य करता है, या तो वो सुलह करवा देता है या फिर लड़ाई करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो है ना, उसमें क्या कहते हैं, दोनों पक्षों को समझाने वाला है यहाँ पर। ठीक है, दोनों पक्षों को भिड़वाने वाला नहीं है, समझाने वाला है। अब मध्यस्थ कौन है? हु इज द मीडिएटर? मध्यस्थ कौन है? सुलहकर्ता एक तटस्थ तीसरा पक्ष होता है जिससे सुलह की प्रक्रिया के माध्यम से पक्षों को उनके विवादों को सुलझाने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब दो पक्षों को बीच में एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, भैया दोनों को उसकी बात माननी पड़ेगी, वो सुलह करवाएगा। अब सुलह वैकल्पिक विवाद समाधान ADR का एक स्वैच्छिक और गोपनीय तरीका है जहाँ सुलहकर्ता संचार की सुविधा प्रदान करता है। संचार मतलब कि बातचीत करवाता है, दोनों पक्षों में, वादी और प्रतिवादी में बातचीत को प्रोत्साहित करता है, दोनों की बातों को आगे करता है और पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते तक पहुंचाने में मदद करता है। मतलब कि दोनों जिस बात के लिए मान जाएं उस बात तक उनके बातचीत को ले जाता है और उनका सुलह करवा देता है। अब मध्यस्थ एक सुविधा के रूप में कार्य करता है जो पक्षों को उनके हितों की खोज करने, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और आम जमीन खोजने में सहायता करता है। मध्यस्थ के विपरीत जो आमतौर पर पक्षों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधान की ओर प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, एक मध्यस्थ विवाद को हल करने के लिए सक्रिय रूप से निपटान विकल्प या सुझाव प्रस्तावित कर सकता है। मतलब कि एक मध्यस्थ ही है, ठीक है, जो सारी सुविधाओं के रूप में कार्य करता है। वो उनका मीडिएटर बन जाता है, वो उनका सलाहकार बन जाता है, ठीक है, वो उनकी बातों को सुनने वाला बन जाता है, वो उनके पक्ष को रखने वाला बन जाता है, वो उनके पक्ष के लिए लड़ने वाला बन जाता है, वो उनके लिए जज भी बन जाता है। सारा काम कौन करता है? एक मध्यस्थ, मतलब कि जो उनकी सुविधा करता होता है। चलिए इसके बारे में पता चल गया आपको। अब चलते हैं डोमेस्टिक अवार्ड, घरेलू पुरस्कार किसे बोलते हैं। देखिए घरेलू मध्यस्थता के माध्यम से उत्पन्न होने वाले पुरस्कारों को घरेलू पुरस्कार कहा जाता है।
यह भारतीय क्षेत्र तक ही सीमित है। इसमें पार्टियों को भारत से संबंध साझा करने के लिए और भारतीय वंश का होना चाहिए, और यह क्षेत्र मुख्य रूप से घरेलू मध्यस्थता कारणों से प्रासंगिक है, मतलब कि रिलेवेंट है। घरेलू मध्यस्थता में भारत में मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों के साथ साथ उन मामलों में विदेशी सरकार द्वारा किए गए निर्णय शामिल हैं जहां दोनों पक्ष भारतीय हैं और उनकी राष्ट्रीयता भारतीय कानून के अधीन है। घरेलू पुरस्कार का मतलब है, ऐसे समझते हैं कि एक घर में, ठीक है, दो भाई हैं और दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो अब लड़ाई होने के बाद में एक तीसरा वो व्यक्ति आता है और उनसे कहता है भाई लड़ाई को समाप्त कर लो, जैसे भी हो सके, ठीक है, कुछ तुम ले लो कुछ तुम ले लो, जैसे भी हो सके कर लो। अब एक पक्ष है जो कि वादी है और दूसरा है प्रतिवादी। अब प्रतिवादी पक्ष जो है वादी पक्ष से समझौता करने के लिए उसको कुछ दे देता है, ठीक है, पुरस्कार के रूप में कुछ पैसा दे, कुछ भी दे, उसी को बोला जाता है पुरस्कार। अब यहाँ पर बात तो चल रही है घर की, इसी बात को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर के जाएं तो जैसे राज्य में कोई बात होगी या फिर आपस में कोई बात होगी, वो इंटरनेशनल लेवल पर उस विवाद को सुलझाया जा रहा है, तो उसके पक्ष में जो भी पक्ष सुलझा रहा है, ठीक है, वो क्या देने के लिए तैयार है, दूसरा पक्ष क्या लेने के लिए तैयार है, दोनों की चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। जो प्राप्तकर्ता होता है उसको पुरस्कार मिलता है। आगे मध्यस्थता अधिनियम के तहत सुलहकर्ता कौन है? देखिए, वो इज़ द कॉन्सिलिएटर अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट। अभी हमने बताया था, उसी के ऊपर थोड़ी सी एक पॉइंट और है यहाँ पर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तीसरा पक्ष विवाद में पक्षों को समझौते के माध्यम से इसे हल करने में मदद करता है। ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को सुलहकर्ता कहा जाता है। वह पार्टियों को समझौते तक पहुँचने में मदद करने के लिए विवाद के संबंध में अपनी राय देकर ऐसा करता है। दूसरे शब्दों में, यह पार्टियों के बीच एक समझौता सुलह करता है, ठीक है। सीधा सीधा मतलब है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बिचौलिया। अब ये लड़ाई करवा रहा हो, झगड़े करवा रहा हो, शादी करवा रहा हो, कोई भी जो भी करता है ना, एक तीसरा पक्ष होता है जो दो पक्षों को मिलवाता है, ठीक है, या तो मिलवाने के लिए, अलग करवाने के लिए, उसी को बोलते हैं हम सुलहकर्ता। आगे वाला पॉइंट है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। अब फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन क्या है? देखिए, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेशन निर्णय द्वारा एक विवाद समाधान है, कानून की नियमित और सामान्य अदालत का नहीं, बल्कि यह एक या एक से अधिक व्यक्तियों का, जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण कहा जाता है। पारंपरिक अदालतों के माध्यम से होने वाली देरी, असुविधा और खर्चों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता मुकदमेबाजी का एक कुशल, त्वरित का मतलब तुरंत, तेज का मतलब बहुत तेजी से, किफ़ायती मतलब सस्ता विकल्प है। तो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन मतलब कि कभी भी तुम्हारा किसी के साथ में कोई पंगा हो गया है और तुम मामले को तुरंत उसको सिमटवाना चाहते हो, मतलब कि तुरंत उसको ख़त्म करना चाहते हो, तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, ठीक है, वो आपके बात करवा करके आपके मामले को तुरंत ही समाप्त करवा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का पॉइंट है, हालांकि मध्यस्थ हमेशा कानूनी प्रशिक्षण के लाभार्थी नहीं होते, वे कानून सिद्धांत की अनदेखी कर सकते हैं, साक्ष्य के नियमों को छोड़ सकते हैं और न्याय का गर्भपात हो सकता है। इसलिए अदालत को मध्यस्थता की कार्रवाई को विनियमित करने, निर्णय को रद्द करने या मध्यस्थता को निर्णय को कानूनी स्वीकृति देने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। मतलब कि इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है कि जब आप दो पक्ष किसी और के बलबूते पर अपना फैसला लेते हैं तो वो हमेशा न्याय तर्क नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक पक्ष ज़्यादा झुक जाता है और एक पक्ष ज़्यादा उठ जाता है, तो उस कंडीशन में आप न्यायालय का रुख भी कर सकते हैं। आगे है मध्यस्थता समझौता, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। देखिए, यह मध्यस्थता समझौता एक मध्यस्थ कार्रवाई का कारण है। यह केवल एक मध्यस्थ समझौते के माध्यम से है कि पार्टियों को अपने मुद्दों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्मित करने के लिए प्रस्तुत कर सकती है। एक मध्यस्थता समझौता न केवल एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को जन्म देता है बल्कि इसे आकार भी देता है। इसलिए कानून के तहत मध्यस्थ समझौते की स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब दो पक्ष को बीच में लड़ाई होती है और वो समझौता कर लेते हैं तो अपने अपना समझौता किस बात पर हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, उसको एक पेज पर लिखते हैं, लीगल पेज पर, जिसको बोला जाता है मध्यस्थ समझौता। भैया ये इनका समझौता इकरारनामा है, ठीक है, जिसको करारनामा बोलते हैं। अब उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या होता है, कभी भी आपने कोई भी किसी से समझौता करवाया, कोई भी लड़ाई हो गई, ठीक है, उसका समझौता हुआ है, तो उस पर पॉइंट लिखे होने चाहिए कि भाई हमारा जो समझौता हुआ था वो इस बात पर हुआ था और हमारा झगड़ा इस बात पर हुआ था। 1940 के अधिनियम में मध्यस्थता समझौते को
धारा 2A के तहत परिभाषित किया गया है। क्या कहा है कि मध्यस्थता के लिए वर्तमान या भविष्य के मतभेदों को प्रस्तुत करने के लिए एक लिखित समझौता, चाहे मध्यस्थता का नाम उसमें हो या ना हो। मतलब क्या है, पहले या अभी या भविष्य में जो भी मतभेद थे उन सभी को उस पर लिखा जाता है कि भाई ये मतभेद थे, इन कारण से हमारे झगड़े थे और ये अब इस तरह से सिमट चुके हैं। अस्पष्ट परिभाषा को 1996 के अधिनियम में धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मध्यस्थम समझौता आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अब अगला पॉइंट है कि मध्यस्थता समझौता आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इस भाग में मध्यस्थता समझौता का अर्थ पार्टियों द्वारा सभी या कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता है जो एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उत्पन्न हुआ है या जो उनके बीच उत्पन्न हो सकता है, चाहे संविदात्मक हो या नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो या नहीं हो। कहने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा किसी के बीच में हो सकता है, मेन पॉइंट है कि उसको सुलझाया कैसे जाता है और सुलझाने के बाद में जो एग्रीमेंट होता है कि हाँ भाई जो समझौता हुआ है इन बातों पर हुआ है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और वो कैसे बनाया जाता है, इस बात पर विचार करने के लिए ये पॉइंट है। दूसरा है कि एक मध्यस्थ समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो सकता है या फिर एक समझौता के नाम पर हो सकता है। तीसरा, एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा। ध्यान रखना, हमेशा जो समझौता कभी भी होना चाहिए ना, वो लिखित रूप में होना चाहिए। एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। नंबर 1, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज कि ये सिग्नेचर होना चाहिए। पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान प्रदान जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं या दावे पर बचाव के बयानों का आदान प्रदान जिसमें एक पक्ष द्वारा समझौते के अस्तित्व का आरोप लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इसमें इनकार नहीं किया जाता। मतलब कि दोनों पक्षों का एग्रीमेंट हाँ में होना जरूरी है, तभी ये एक मध्यस्थता कहलाया जाता है। एक मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज के अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थ समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है जो उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाता है। ठीक है, आगे पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, मतलब कि प्रशासनिक सहायता। इसको विधिक सहायता भी हम कह सकते हैं। प्रशासनिक सहायक विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक या प्रशासनिक इकाइयों के सामान्य प्रशासनिक कार्यों का समर्थन करता है, जिसमें फ़ोन का जवाब देना, आगंतुकों, ग्राहकों, कर्मचारियों या अन्य लोगों को अभिवादन, संदर्भ सहायता करना, दस्तावेज रिपोर्ट तैयार करना, रिकॉर्ड संकलित करना, बैठकें आयोजन करना आदि इसमें शामिल होते हैं। आगे है रेफरी। निर्णायककर्ता किसे कहते हैं? रेफरी के रूप में न्याय करने के लिए कानून किसी मामले की सुनवाई में न्यायाधीश की सहायता के लिए या कुछ प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए अदालत द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिसे कुछ संदर्भित किया जाता है, विशेष रूप से निपटान निर्णय या चीज़ की गुणवत्ता के रूप में एक राय के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी भी कोई भी केस होता है तो उसमें जो जज साहब होते हैं वो फैसला देने के लिए कुछ ना कुछ किसी लोगों की मदद लेते हैं कि भाई इसमें ये क्या होना चाहिए, तो वो रेफरी होता है। दूसरा ये कि जैसे कभी जब पंचायत वगैरह होती हैं उनमें जो समाधान किसी चीज़ को लेकर के होते हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो अपने राय रखते हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम रेफरी। आर्बिट्रेशन डीड मतलब सबमिशन एग्रीमेंट क्या होता है? अब आर्बिट्रेशन डीड और सबमिशन एग्रीमेंट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबमिशन समझौते जिन्हें मध्यस्थता कार्य के रूप में भी जाना जाता है, विवाद उत्पन्न होने के बाद किए गए समझौते हैं। वे मध्यस्थता खंड में कम काम आते हैं। वे मध्यस्थता खंड से भी अधिक लंबे होते हैं। उनमें विवाद और पक्षों के बीच के मुद्दों का विवरण होता है और स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होता है कि इस मामले के मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा है तथा जब तक अदालत ने अभी तक अपना निर्णय जारी नहीं किया है तब तक मुकदमेबाजी के दौरान सबमिशन समझौते किए जा सकते हैं। यह तब दर्ज किया जाता है जब दलीलें अभी भी हो रही हैं।
देखिए, जब कोई भी मामला कोर्ट में चलता रहता है तो दोनों पक्ष होते हैं, वादी और प्रतिवादी। अब क्या है कि दोनों का मामला चलते चलते बहुत टाइम हो गया, अब उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसे न्याय मिलने से फायदा क्या है, इससे तो अच्छा है कि हम आपस में ही समझौता कर लेते हैं। तो आपस में वो मामले को निपटा लेते हैं। निपटाने के बाद में एक जो सबमिशन होता है, आर्बिट्रेशन डीड, वो बनाते हैं और जाकर कोर्ट में दाखिल कर देते हैं कि जनाब देखिए, आप जब तक करेंगे कर लेंगे, लेकिन हमने तो अपना फैसला अपने आप ही कर लिया। वो सारे चीज़ें लिखित में कि किस तरह से आपने कर लिया है, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेशन डीड या फिर सबमिशन एग्रीमेंट। अब मध्यस्थता विलेख का उद्देश्य मध्यस्थता के दायरे के निर्दिष्ट करना है, ताकि बाद में न्यायालय निर्धारित कर सके कि मध्यस्थता पुरस्कार समझौते के दायरे में ही था। अब जो भी आपने फैसला किया है, फैसले के बाद में किसके पक्ष में क्या आया, उसका सभी चीज़ का इसमें निर्णय और विवरण भी देना पड़ता है, ताकि अदालत के सामने भी ये रहे कि भी समझौता इस बात पर हुआ। ध्यान दें, कोई भी सबमिशन एग्रीमेंट जो विवादों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं करता है और मध्यस्थता के लिए संदर्भ पक्षों के बीच में मुद्दों को शून्य और शून्य माना जाएगा, क्योंकि वे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 की अनिवार्यता को पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि वो एक नहीं होंगे, समझौते पर उस पर आपत्ति हो सकती है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है कि जो भी सबमिशन एग्रीमेंट होगा, जो भी विवाद हैं, उनको पूरा उस पर लिखा जाएगा, और जब मध्यस्थता के लिए वो जाएगा तो उसमें हर एक चीज़ कानूनन लागू होनी चाहिए। ठीक है, अगर अविधिक कोई भी चीज़ उसमें अगर लिखी हुई है समझौते में, तो वो शून्य माना जाएगा और कभी भी उसको वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, आगे संदर्भों द्वारा शामिल मध्यस्थता समझौते। देखिए, यदि कोई भी समझौता स्पष्ट रूप से किसी अन्य दस्तावेज को संदर्भित करता है, मतलब किसी अन्य दस्तावेज के बारे में बताता है जिसमें पहले से ही एक मध्यस्थता खंड है, तो खंड को मुख्य समझौते में शामिल माना जाएगा। कहा जाता है कि इसे संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है। निर्माण अनुबंधों में ये बहुत ही आम है। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर समझौता है और उसमें समझौते वाली स्पष्ट रूप से सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये एक आम है और उसको मेन जो समझौता है वो माना जाएगा। अब है कि मध्यस्थों द्वारा किस प्रकार के विवादों का समाधान किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 न्यायिक प्राधिकरण को मध्यस्थता समझौते के मामले में अनिवार्य कार्रवाई करने के लिए बाध्य करती है। अधिनियम उन विवादों की श्रेणियों को बाहर नहीं करता है जिन्हें मध्यस्थता द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में अदालतों ने मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दिया है। उनमें से कुछ में शामिल हैं: नंबर 1, वैवाहिक विवाद। जो भी वैवाहिक विवाद हैं उन सभी को हम इस प्रकार से आर्बिट्रेशन में जाकर के क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा, आपराधिक अपराधों से उत्पन्न होने वाले अधिकार और दायित्व। संरक्षकता विवाद, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, और दिवालियापन और किराएदारों की बेदखली से संबंधित मुद्दे और धोखा। इस तरह के जितने भी मामले हैं उनको हम इससे सुलझा सकते हैं। आगे वाला पॉइंट है, हु इज कॉन्सिलिएटर अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट। मध्यस्थता अधिनियम के तहत सुलहकर्ता कौन होता है? ये फिर से आ गया, चलो कोई बात नहीं। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तीसरा पक्ष विवाद में पक्षों को समझौते के माध्यम से इसे हल करने में मदद करता है। ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को सुलहकर्ता कहा जाता है। वह पार्टियों को समझौते तक पहुंचाने में मदद करने के लिए विवाद के संबंध में अपनी राय देकर ऐसा करता है। दूसरे शब्दों में, यह पार्टियों के बीच एक समझौता करवाता है, मतलब सीधा सीधा बिचौलिया, ध्यान रखना। आगे है समाधानकर्ताओं की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलिएटर्स क्या होती है? तो पॉइंट, समाधानकर्ताओं की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलिएटर्स। धारा 64 सुलहकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित है। जब सुलह का निमंत्रण दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है तो पार्टियों को सुलह न्यायाधिकरण की संरचना पर सहमत होना पड़ता है। इसके विपरीत किसी समझौते के अभाव में केवल एक सुलहकर्ता होगा। सुलह की कार्रवाई दोनों पक्षों की सहमति से नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र सुलहकर्ता द्वारा संचालित की जा सकती है, जिसमें विफल होने पर इसे 2 सुलहकर्ताओं द्वारा संचालित किया जा सकता है। अधिकतम सीमा 3 है सुलहकर्ताओं की। फिर प्रत्येक पक्ष स्वयं सुलहकर्ता नियुक्त करता है। देखिए, चलिए यहाँ तक मैं बता देता हूँ आपको। धारा 64 के करीब 2 व्यक्ति होते हैं जिनके बीच में विवाद होता है, तो
जो सुलह न्यायाधिकरण है वो कहता है कि भैया यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 नाम हैं, इन पांचों में से दोनों की सहमति होगी जिस भी सुलहकर्ता के लिए कि कौन तुम्हारा सुलहकर्ता होगा। मतलब कि जैसे मैच में होता है ना कि भाई दोनों को बताओ कौन एम्पायर होगा, दोनों की मर्जी से जो आपको लगता है उसी को एम्पायर बनाएंगे। तो इसी तरह सुलहकर्ता चुना जाता है, या दूसरे को चुन लो, तीसरे को चुन लो, किसी एक को चुन लीजिए। एक को चुन लिया, वो फेल हो गया तो उसके बाद में दूसरा कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अधिकतम सीमा हम 3 कॉन्सिलिएटर रख सकते हैं एक मैटर के लिए। समझ में आ गया? चलिए, अब जब फिर प्रत्येक पक्ष स्वयं सुलहकर्ता नियुक्त करता है, अभी बताया ना, प्रत्येक पक्ष जो होता है अपने खुद से ही वो सुलहकर्ता नियुक्त करते हैं, वो तो केवल ऑप्शन देते हैं न्यायाधिकरण वाले। और तीसरा सुलहकर्ता दोनों पक्षों द्वारा सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार नियुक्त सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के लिए किसी संस्था या अपनी पसंद के व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं, लेकिन संस्था या व्यक्ति को नियुक्ति के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सुलहकर्ता स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। देखिए, जब क्रिकेट का मैच खेलते थे ना, तो उसमें क्या होता था कि हम देखते थे भाई अगर दूसरे पक्ष का हमारे अगर उसने पक्षपात कर दिया तो दूसरे पक्ष को वो आउट भी दे देगा, रन आउट भी दे देगा, उनके पक्ष में फैसले सुनाएगा, तो इससे क्या होगा, निर्णय जो है वो बेकार होंगे। इसी चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए बस, कि अंपायर कौन होना चाहिए, मतलब कि सुलहकर्ता कौन होना चाहिए। अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र सुलहकर्ता नहीं हुआ तो सोच लेना फिर तुम्हारा काम खत्म। अधिनियम की धारा 63 में सुलहकर्ताओं की संख्या निर्धारित है। आदर्श रूप से 1 सुलहकर्ता की आवश्यकता होती है, लेकिन पार्टी अपने समझौते से 2 या 3 सुलहकर्ता प्रदान कर सकती है। ठीक है, आदर्श रूप से नैतिकता तो 1 ही है, लेकिन 3 या 4 भी 2 या 3 लास्ट तक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पुरस्कार क्या है? व्हाट आर द फॉरेन अवार्ड्स? देखिए, विदेशी मध्यस्थता भारत के बाहर किसी स्थान पर की जाने वाली मध्यस्थता है तथा परिणामी निर्णय को विदेशी निर्णय के रूप में लागू करने का प्रयास किया जाता है। तदर्थ तदर्थ का मतलब उस समय उसका अर्थ मध्यस्थता है जिस पर पक्षकार द्वारा स्वयं सहमति व्यक्त की जाती है तथा किसी संस्था की सहायता के लिए बिना उसे व्यवस्थित किया जा सकता है। कहने का मतलब है जब कोई भी समाधान जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है तो उसको विदेशी जो है मध्यस्थता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो पुरस्कार जो निर्णय मिलता है उसको, ठीक है, उसको माना जाता है विदेशी पुरस्कार। आगे है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 44 में विदेशी पंचाट को व्यक्तियों के बीच कानूनी संबंधों से उत्पन्न मतभेदों पर मध्यस्थ पंचाट के रूप में परिभाषित किया गया, चाहे वे संविदात्मक हो या नहीं, जिन्हें भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक माना जाता है। अब देखिए, विदेशी पंचाट को यहाँ से हटा लीजिए, केवल पंचाट का मतलब समझिए। आपने देखा होगा जितने भी गाँव से लोग होंगे, एक शब्द सुना होगा आपने, पंचायत। ठीक है, तो पंचायत से ही पंचायत बना है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फैसले करने वाले जो लोग होते हैं वो। धारा में आगे यह भी प्रावधान है कि उपयुक्त प्रावधान मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में होने चाहिए जिस पर प्रथम अनुसूची में निर्धारित कन्वेंशन लागू होता है, और ऐसे क्षेत्रों में से एक में होना चाहिए जिसमें केंद्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि पारस्परिक प्रावधान किए गए हैं। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र घोषित कर सकती है जिन पर उक्त कन्वेंशन जो भी हुआ है वो लागू होगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में विदेशी पुरस्कार पारित। देखिए, न्यूयॉर्क कन्वेंशन विदेशी पंचायत को व्यक्तियों के बीच कानूनी संबंधों से उत्पन्न मतभेदों पर एक मध्यस्थ पंचायत के रूप में परिभाषित करता है। मतलब जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है वो विदेशी पंचायत की परिभाषा बताता है और उसी का कार्य करता है, चाहे वे संविधात्मक हो या नहीं, जिसे भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक माना जाता है, जो 11 अक्टूबर 1960 को या उसके बाद बनाया गया था। 11 अक्टूबर 1960 को बनाया गया था। न्यूयॉर्क जो कन्वेंशन हुआ था उसमें विदेशी पंचायत जो भारत के ऊपर लागू होता है वाणिज्यिक तौर से। वाणिज्यिक मतलब व्यावसायिक तौर से। मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में जिस पर प्रथम अनुसूची में निर्धारित कन्वेंशन लागू होता है, और ऐसे क्षेत्र में से एक में जिसे केंद्रीय सरकार यह समाधान हो जाने की पारस्परिक प्रावधान किए गए हैं, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र घोषित कर सकती है जिन पर उक्त कन्वेंशन लागू होता है। मतलब इस कन्वेंशन में जो जो चीज़ें हैं उनको लागू करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले कि ये लिखित में होते हैं, और जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, उर्दी के निर्धारित कन्वेंशन में जो चीज़ें लागू होती है वही सब पर लागू होंगी। केंद्रीय सरकार जो है, ठीक है, वो समाधान हो जाने के बाद में ही जितने प्रावधान हैं उनको मानेगी, और जिसे आधिकारिक राज्य
पत्र है उसकी अधिसूचना पर बताया जाएगा। अब उपयुक्त स्थितियों में से यह स्पष्ट है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत विदेशी पुरस्कारों के परिवर्तन मतलब बदलाव के लिए दो पूर्ण आवश्यकताएं हैं। जो परिवर्तन हुआ उनमें दो पूर्ण आवश्यकताएं थी। कौन सी? नंबर 1, देश को न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करना होगा। मतलब कि अगर हमें वहाँ से कुछ मदद लेनी, हेल्प लेनी है, उनकी सलाह माननी है, वहाँ पर जाकर अपना कोई भी मैटर सुलझाना है, तो वहाँ का जो कन्वेंशन उस पर हमें सिग्नेचर करने होंगे भारत को। यह पंचायत किसी अन्य संविधानकारी राज्य के भू क्षेत्र में दिया जाएगा और जो पारस्परिक भू क्षेत्र हो तथा जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। ठीक है, आगे है जेनेवा कन्वेंशन। अभी न्यूयॉर्क कन्वेंशन सुना था, जेनेवा कन्वेंशन पे चलते हैं। सॉरी, जेनेवा कन्वेंशन। हेनरी डुनांट जेनेवा स्विट्जरलैंड के एक अमीर आदमी थे। एक बार अपने व्यापार के विस्तार के लिए वे इटली के सोल्फेरिनो नगर में पहुंचे। 1958 में उन्होंने पाया कि युद्ध इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच चल रहा था और उस युद्ध को सोल्फेरिनो की लड़ाई कहा गया। इस लड़ाई में 40,000 से अधिक सैनिक मारे गए, जिनमें 23,000 ऑस्ट्रिया से थे और ऑस्ट्रिया युद्ध हार गया। इटली में यह सब करने के बाद समचीन मतलब उसी समय और इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच बिना किसी भेदभाव के वह उनकी मदद करना चाहता था और उन लोगों को मदद करना चाहता था जो ठीक नहीं है या फिर घायल है। डुनांट ने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिक जो घायल और अक्षम थे इटली में मारे गए थे। घायलों की दुर्दशा से प्रेरित होकर वह उनकी मदद करना चाहते थे और जो लोग उनके काम को देखते थे उनके भाव से प्रभावित होकर उनमें शामिल हो जाते थे। इस समय टुट्टी फ्रेटली वाक्यांश का बहुत अधिक उपयोग किया जाता था और इस वाक्यांश का अर्थ है कि हम सभी स्विट्जरलैंड लौटने के बाद भाई हैं। उन्होंने अपनी किताब में मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो नामक की एक किताब लिखी। उन्होंने न केवल अपने अनुभव साझा किए कि युद्ध के समय दोनों देशों को जो नुकसान हुआ था, जो भी देश सामना कर रहा है और महसूस कर रहा है, जो भी युद्ध देश जीतता है या जो भी इसलिए युद्ध हार गए कि देश हमेशा हमेशा हमने खोए हुए योद्धाओं के बारे में बुरा महसूस करता है। डुनांट ने अपनी किताब में साझा किया कि अपनी पुस्तक में उन्होंने पूर्व सर्गो प्रीपोजिशंस का भी सुझाव दिया और पहला प्रस्ताव जो उन्होंने बताया था वह था स्वेच्छा से राहत देने वाली सोसाइटी। या डुनेंट के कहने का मतलब था कि हर देश को स्वैच्छिक राहत सोसाइटी बनानी चाहिए और बिना भेदभाव के घायल लोगों की मदद करें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक ऐसा समझौता करना चाहिए जो युद्ध के समय पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करे। ठीक है, तो ऐसा ही जो समझौता बना था वही था डुनांट के द्वारा बनाया गया ये कन्वेंशन। चलिए आगे है वैकल्पिक विवाद समाधान ADR क्या है। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब हो रही है लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान ADR क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं। व्हाट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR? देखिए, वैकल्पिक विवाद समाधान ADR एक बीमा अर्थ में दावों और संविदात्मक विवादों को हल करने के लिए कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं। जिन बीमित ग्राहकों को दावे से वंचित किया जाता है उन्हें इस कार्यवाही को सहारे के रूप में पेश किया जाता है। यह महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी और मध्यस्थता से बचने के लिए कार्यरत है। तो क्या है ADR? मतलब जितने भी बीमा से रिलेटेड जितने भी मुकदमे होते हैं, जो बीमा नहीं मिलते, जिनको लौट जाते हैं, नकार जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब की जितनी भी फाइल होती हैं उन सबको यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, बहुत सस्ती में और जल्द किया जाता है। इसके पॉइंट देखते हैं। तत्व: वैकल्पिक विवाद समाधान ADR एक बीमा अर्थ है। एक बीमा अर्थ में विवादों को हल करने के लिए उपयोग की जाने वाली कई अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जिन बीमित ग्राहकों को दावे से वंचित कर दिया जाता है, मतलब कि जिन्हें बीमा मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता, उन्हें महंगे और समय देने वाले मुकदमेबाजी के विकल्प के रूप में इससे रास्ते में पेश की जा सकती है कि भैया हमें कोई कोर्ट में केस नहीं लड़ रहा, हम तो ADR में जाएंगे। वैकल्पिक विवाद समाधान का तीसरे पक्ष की मदद से विवादों को अदालत के कक्ष के बाहर निपटाने की पेश करता है। मतलब ADR जो है, जो तुम्हारे जितने मामले हैं उनको अदालत से बाहर ही निपटा देते हैं, सुलह करवा करके। परिणाम: गैर बाध्यकारी और प्रकृति में सलाहकार या अपील के अधिकार के बिना लागू करने योग्य हो सकते हैं। ADR की सलाह आपराधिक कानून
या ऐसी स्थितियों में नहीं दी जा सकती जहां एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष पर अत्यधिक शक्ति हो। मतलब कि एडीआर की परमिशन तब नहीं दी जाती, एक तो बिल्कुल ही गरीब है और एक बहुत अमीर है, क्योंकि अमीर वाला कुछ भी कर सकता है क्या नहीं। अब वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर कैसे काम करता है, हाउ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वर्क्स। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर का मतलब है, यहां से आपको पता चल गया होगा। देखिए, एडीआर को निष्पक्ष तीसरे पक्ष की मदद से विवादों को अदालत के कक्ष के बाहर निपटाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रास्ता आमतौर पर ग्राहक और बीमाकर्ताओं के बीच किसी भी मतभेद को हल करने के प्रयासों के विफल होने और गतिरोध तक पहुंचने के बाद सुलभ होता है। जब विवादित पक्ष वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं को आजमाने के लिए सहमत होते हैं तो एडीआर प्रक्रिया शुरू होती है। यह समझ एक अदालती आदेश, एक अनुबंध खंड या दोनों द्वारा लगाई जा सकती है। यह स्वैच्छिक भी हो सकता है। पक्ष अपने विवाद के लिए अक्सर कानूनी सलाहकार की मदद से सबसे प्रभावी एडीआर रणनीति के चयन करते हैं। निम्नलिखित अनुभाग में रणनीतियों को या कई प्रकारों पर चर्चा की गई है। जितने भी जो मामले हो जाते हैं इस तरह के ग्राहकों के और बीमा एजेंसियों के बीच में, वो सभी इसी पॉइंट को चुनते हैं कि भैया एडीआर में जाकर के बात को सुलझा लेते हैं। इस प्रक्रिया की संरचना और नियमों को निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक बातचीत आमतौर पर एडीआर प्रक्रिया के अगले चरण को शुरू करती है। मतलब कि इसको प्रक्रिया कैसे, सबसे पहले तुम दोनों की बातचीत कराएगी, जो दोनों में, जैसे कि मैंने किसी से पॉलिसी ली हुई थी बीमा की और वो पूरी हो गई, उन्होंने उसका भुगतान नहीं किया, तो हम दोनों के बीच में पहले बात कराएगी। इसे गोपनीयता समझौता बनाने, एडीआर प्रक्रिया के समय सारणी और अपेक्षा का वर्णन और पार्टियों को बीमाओं को दायित्व को निर्धारित करने पर जोर दिया जाता है। मतलब कि गुप्त तरीके से करवाएगी और दोनों के दायित्व और पक्षों को चुपचाप रखा जाएगा। पार्टियां इस बिंदु पर भी प्रासंगिक जानकारी, दस्तावेज, सबूतों का आदान प्रदान करती है। उसके बाद फिर एडीआर की प्रक्रिया के अंतिम चरणों के दौरान पार्टियां संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत करती हैं। मतलब कि एक दूसरे की दलीलें पेश करती हैं। यदि बातचीत के माध्यम से कोई समझौता किया जाता है तो पार्टी अपनी व्यवस्था के विवरण को रेखांकित करते हुए एक समझौता करेंगी। पार्टियों को तब भुगतान को लागू करने और अपनी संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। यानी उस पार्टी को निपटान भुगतान करना चाहिए जो पार्टी उत्तरदायी पाई जाती है। अब जितना भी जो पॉइंट हुआ है, जितना भी जो खर्चा हुआ है, जितना भी जो ये मामले चल रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी प्रेशर होगा वो उसके ऊपर होगा जो उसमें गलत पाया जाएगा। एडीआर अनुचित है जहां एक पार्टी के पास दूसरे पर अंतर्निहित शक्ति है। इस मामले में पक्ष के लिए एडीआर प्रक्रिया के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाना अधिक कठिन हो सकता है। मतलब कि इसने सीधा साफ तौर पर कहा है कि भैया अगर ऐसी कंडीशन आती है, कैसी कंडीशन की, एक पक्ष तो है मजबूत और दूसरा पक्ष है बहुत कमजोर, इन दोनों की आपस में टक्कर करवाएंगे तो ये एक वाला ही हमेशा अपने पक्ष को सही रखता रहेगा। आगे वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के टाइप्स, ठीक है, एडीआर के प्रकार। देखिए, कई बीमा पॉलिसियों में राज्य के आधार पर अनिवार्य वैकल्पिक विवाद समाधान खंड होते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान के दो सबसे सामान्य रूप मध्यस्थता और मध्यस्थता है, हालांकि अन्य प्रकार भी हैं। तो सबसे पहला मध्यस्थता। देखिए, मध्यस्थता तब होती है जब एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष बीमा धारक और बीमाकर्ता के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य परिणाम पर सहमत होने का प्रयास करने और खोजने का प्रयास करता है। मध्यस्थ को यह तय करने के लिए नहीं बुलाया जाता कि कौन सही है, बल्कि विवादित पक्षों के बीच संचार के संरचना को जोड़ने के लिए, ताकि वे उम्मीद कर सके कि अंततः आपस में एक समाधान हो गया है। कहने का मतलब है कि ये तो एक बीमा कंपनी है, ये एक बीमा करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब दोनों के बीच में विवाद हो गया तो मध्यस्थ का काम क्या होगा, वो यहाँ पर बैठेंगे, उन दोनों को बुलाएंगे और उन दोनों का कम्युनिकेशन करवाएंगे केवल, और कम्युनिकेशन इसलिए करवाएंगे ताकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल सके। आगे मध्यस्थता करना। देखिए, मध्यस्थता तब होती है जब एक तटस्थ स्वतंत्र पक्ष, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, दोनों पक्षों के तर्कों को सुनता है। मतलब कि एक तटस्थ तीसरा पक्ष जो बिचौलिया होता है वो दोनों की बातों को सुनता है, साक्ष्य एकत्र, सबूत लेता है और फिर अदालत के फैसले के समान जैसे अदालत करती है उसी की तरह निर्णय देता है। मध्यस्थता या तो गैर बाध्यकारी या बाध्यकारी हो सकती है। उत्तरार्ध का मतलब है कि निर्णय अंतिम और लागू करने योग्य है, जबकि पूर्व का तात्पर्य है कि मध्यस्थता का निर्णय सलाहकार है और केवल तभी निर्धारित होता है जब दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हो। मतलब ये कब होते हैं, जब दोनों पक्ष इसके लिए सहमत होते हैं।
अब बातचीत तब होती है जब विवाद के लिए पार्टियों के बीच सीधा संपर्क होता है। दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए यह पार्टियों को अपने विचारों, रुचि और संभावित समाधानों पर बहस करने में सक्षम बनाता है। पार्टियां आपस में या तो वकीलों या अन्य प्रतिनिधियों की सहायता से औपचारिक रूप से बातचीत करना चुन सकती है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है? बातचीत होना। आगे है दोस्तों सहयोगी कानून। सहयोगी कानून मतलब कोलैबोरेटिव लॉ। देखिए, एक सहयोगी कानून प्रक्रिया में पार्टियों और उनके अलग अलग वकील बातचीत करते हैं और समाधान के साथ अदालत में जाए बिना अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए सहमत होते हैं। जोर सहयोग पर और सभी पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले मूल समाधानों के साथ आने पर बल है। कई मायनों में सहयोगात्मक कानून को बातचीत के रूप में देखा जा सकता है, जब तक कि पार्टियां इस बात से मजबूत सहसंबंध से प्रतीत होती है कि समाधान कैसे पूरा किया है। यहाँ पर मैटर यह है कि एक पार्टी है, ये क्या करते हैं कि अपने अपने एक वकील चुन लेती है और अपने अपने वकीलों को अपनी पेश बता देती है बात। फिर ये जाते हैं मध्यस्थता केंद्र में जाकर के अपनी बातों को रखते हैं और फिर समाधान हो जाता है। ठीक है, मतलब पार्टियां डायरेक्ट न जाकर के वो अपने अपने वकीलों को भेजती है। आगे लघु परीक्षण, शॉर्ट टेस्ट। देखिए, एक मिनी ट्रायल में प्रत्येक पक्ष के प्रतिनिधि एक निष्पक्ष तीसरे पक्ष के सामने अपना मामला प्रस्तुत करते हैं, तो इसको लघु परीक्षण कहते हैं कि पहले अपनी अपनी बात रखेंगे दोनों के पक्ष। वह तीसरा पक्ष आमतौर पर एक वरिष्ठ कार्यकारी, एक निष्पक्ष सलाहकार होता है। यह प्रस्तुत एक संरचित वार्ता प्रक्रिया का हिस्सा है। समझौते तक पहुंचने में पक्षों की सहायता करने के लिए तीसरा पक्ष मामले की संभावित दिशा पर एक आकलन या राय पेश करता है। हालांकि यह औपचारिक अदालती कार्रवाई को प्रतिबिंबित कर सकता है। यह बहुत कम पार्टियों के साथ बहुत अधिक निजी सेटिंग में किया जाता है, मतलब बहुत ही प्राइवेटली किया जाता है। आगे मध्यस्थता की तुलना में अधिक औपचारिक है। मध्यस्थता की तुलना में मध्यस्थता अधिक औपचारिक है, अधिक लचीलेपन, संघीय नियमों के बाहर कार्य करने की क्षमता के बावजूद एक परीक्षण जैसा ही दिखाई देता है। आगे है एडीआर के फायदे और नुकसान। वैकल्पिक विवाद समाधान के पेशेवरों, मतलब कि एडीआर को उपभोक्ताओं के समय धन की बचत के रूप में बिल किया जाता है। सिविल सूट का पीछा करना महंगा और एक अपने आप में मामले को आकस्मिक आधार पर लेने के लिए एक वकील प्राप्त कर सकते हैं, तो आप आमतौर पर कम से कम 1/3 धनराशि छोड़ देंगे जो आपको दी जाती है। कहने का मतलब है सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इसमें पैसे बचते हैं, समय बचते हैं। आगे है कि वैकल्पिक विवाद समाधान के विपक्ष। हालांकि वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर हमेशा अपने वादे को पूरा नहीं करता है। कभी कभी यह रास्ता उतना ही महंगा और तनावपूर्ण हो सकता है जितना कि मुकदमेबाजी की यात्रा बदलने की अपेक्षा की जाती है, खासतौर पर जब एक पर्याप्त और जटिल दावा विवाद के अधीन हो और तथ्यों की व्याख्या कैसे की जाती है इसके बारे में व्यापक रूप से भिन्न विचार हो। कहने का मतलब यह है, तर्क इसके सामने यह है कि जरूरी नहीं है कि इतना आसान हो, कभी कभी यह बहुत कठिन भी हो जाता है। आगे पॉइंट है दोस्तों कि डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। मध्यस्थम पंचायत क्या है? देखिए, मध्यस्थम पंचायत विवाद निपटाने की एक प्रक्रिया है जो पक्षकारों के बीच उत्पन्न होती है, जिसमें विवादों को एक या अधिक मध्यस्थों के समक्ष पेश किया जाता है जो एक पुरस्कार अवार्ड जारी करते हैं, जिसे मध्यस्थम पंचायत मतलब कि आर्बिट्रेशन अवार्ड कहते हैं। यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र से किया जाता है, क्योंकि इसमें पक्षकार न्यायालयों के बाहर अपने विवाद का निपटारा बिना किसी मुकदमेबाजी के करते हैं। साधारण पंचायत से तात्पर्य फैसले या विनिश्चय से, मतलब कि दो पक्षों के बीच में आपस में जो बातें हुई उसके बाद में उन्होंने फैसले लिए, हमारा फैसला हो गया, उस फैसले को उन्होंने कागज पे लिखा और जाकर के अदालत में या फिर एडीआर में पेश कर दिया। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के संदर्भ में पंचायत से अभिप्राय है मध्यस्थम का अंतिम फैसला या अंतिम विनिश्चय जो दो लोगों ने मिलकर के किया है। मध्यस्थम पंचायत आर्बिट्रेशन अवार्ड की परिभाषा। देखिए, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2(1) में कहा गया है कि मध्यस्थम पंचायत के अंतर्गत एक अंतरिम पंचायत सम्मिलित है। इस परिभाषा के अनुसार पंचायत में अंतरिम पंचायत इंटरिम अवार्ड भी सम्मिलित है। सामान्यतः मध्यस्थम पंचायत किसी मध्यस्थम अधिकरण का अंतिम निर्णय फैसला डिसीजन है। विनिश्चय घोषणा होता है, लेकिन उसके द्वारा यदि अंतिम निर्णय से पूर्व
कोई अंतरिम फैसला विनिश्चय किया जाता है तो भी धारा 2(1) के अंतर्गत मध्यस्थम पंचायत आर्बिट्रेशन अवार्ड इसको माना जाता है। सीधा सीधा मतलब ये है कि जब तुम दो पक्षों के बीच में फैसला हो गया तो फैसला जिस भी बात पर हुआ है उसको लिख करके आप फाइनली एक दूसरे को कॉपी दे देते हैं और उसको जमा कर देते हैं, वो हो गया पंचायत। डिक्री भी इसको बोल सकते हैं, पुरस्कार भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो इसमें आता है कि मध्यस्थम पंचायत मतलब कि आर्बिट्रेशन अवार्ड के आवश्यक लक्षण क्या है, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले मध्यस्थता में सुलह अधिनियम 1996 की धारा 31 में मध्यस्थम पंचायत के प्रारूप एवं अंतर्वस्तु फॉर्म एंड कंटेंट्स का प्रावधान किया गया है, जिसका मूल सार इस प्रकार है। मतलब कि कैसे बनाया जाता है, एक एप्लीकेशन की तरह होता है, एक लेटर की तरह होता है, एक डिक्री की तरह होता है, एक डिसीजन की जजमेंट की तरह, या फिर एक वाद की तरह किस तरह होता है वो हम देखते हैं। नंबर 1, मध्यस्थम पंचायत लिखित में निर्मित किया जाएगा, मतलब कि लिखित होगा। इस पर मध्यस्थम न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए एक से अधिक मध्यस्थम द्वारा मध्यस्थम कार्रवाई के मध्यस्थम न्यायाधिकरण के समस्त सदस्यों के बहुमत के हस्ताक्षर तब तक पर्याप्त होंगे जब तक कि किसी लुप्त हस्ताक्षर के कारण का कथन न किया जा सके। मतलब जितने भी शामिल होंगे उस पर क्या, उन सबके इस पर दस्तखत होंगे। तीसरा पॉइंट कि मध्यस्थम पंचायत आर्बिट्रेशन अवार्ड उन कारणों का कथन करेगा जिन पर यह आधारित है, जब तक के पक्षकार यह करार नहीं कर लेता कि कोई भी कारण नहीं दिए जाने हैं। खैर, पंचायत द्वारा 30 के अंतर्गत करार की गई शर्त पर एक मध्यस्थम पंचायत नहीं होगा। कहने का मतलब है भैया कि दोनों का करार, एक पक्ष का और दूसरे पक्ष का, दोनों के करार इस पर होने जरूरी है, ऐसा नहीं है किसी एक का होगा। आगे मध्यस्थम पंचायत में तिथि तथा मध्यस्थम के स्थान का उल्लेख होगा, जैसा धारा 20 के अनुसार अवधारित किया गया है, और पंचायत के विषय में यह समझा जाएगा कि उसी स्थान पर यह बनाया गया है। जिस स्थान पर बनाया गया, जिस दिन होगा उस दिन उसके डेट और तारीख होगी। आगे मध्यस्थम पंचायत निर्मित किए जाने के पश्चात प्रत्येक पक्षकार को एक हस्ताक्षरित प्रति का परिदान किया जाएगा। ठीक है, मतलब करने के बाद में सबको जो हस्ताक्षरित, जो सबका हस्ताक्षर है उस पर, उसको सबको एक एक कॉपी उसकी दे दी जाएगी। छठा पॉइंट कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं किया जाता है, जहां तक मध्यस्थम पंचायत धन के संदाय के लिए जरूरी है, तो मध्यस्थम न्यायाधिकरण ऐसी रकम जिसके लिए पंचायत निर्मित किया जाता है में संपूर्ण अथवा आंशिक धनराशि पर ब्याज ऐसी दर पर जैसा उसे उचित प्रतीत होता है हो, ऐसी संपूर्ण अथवा आंशिक समयावधि के लिए सम्मिलित कर सकेगा, जो वाद कारण उत्पन्न होने की तिथि तथा अंतिम पंचायत दिए जाने की तिथि के मध्य हो सकेंगे। कहने का मतलब है कि दो लोगों का फैसला हुआ इस बात पर कि फैसला तब होगा जब पहला बंदा जो है वो 1 लाख रुपए दूसरे बंदे को दे देगा। ठीक है, लेकिन ये देगा 3 महीने में। अब इसने कहा सर 3 महीने का ब्याज भी दिलवाया जाए, तो उसने कहा ठीक है भैया 2% का ब्याज लगा करके 3 महीने बाद इसको दे देना। ठीक है, चलिए आगे है जब तक पक्षकारों द्वारा अन्य करार न पाया जाए, मध्यस्थम का खर्च मध्यस्थम अधिकरण द्वारा 31 के अनुसार नियत किया जाएगा। मध्यस्थम और सुलह संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा प्रस्तावित, मतलब कि जब तक उन दोनों का उसमें कोई फैसला नहीं होता तब तक एडीआर ही जो है वो उसका बताएगी कि इसमें कितना खर्च होगा कितना नहीं होगा। आगे मध्यस्थम पंचायत के आवश्यक तत्व धारा 21 में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार। नंबर 1, पंचायत का लिखित होना। देखिए, वैध पंचायत पहला आवश्यक तत्व पंचायत लिखित में होना। धारा 31(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि मध्यस्थम पंचायत लिखित में निर्मित किया जाएगा। इससे यह प्रमाणित किया गया कि न्याय अधिनियम मौखिक पंचायत को मान्यता प्रदान नहीं करता है, तब तक कि पंचायत उसी भाषा में होना आवश्यक है जिस भाषा में मध्यस्थम अपनी कार्रवाई शुरू करता है। लेकिन पराक्रम में लिखित अधिनियम के प्रयोजनार्थ मौखिक पंचायत को वैध प्रतिफल माना जाएगा। कहने का मतलब है कि जो विवाद जिन लोगों के बीच में हुआ है, जब उन्होंने समझौता किया, उन्हीं की भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। आगे हस्ताक्षरित होना चाहिए। धारा 31(1) और 2 के अनुसार मध्यस्थम पंचायत आर्बिट्रेशन अवार्ड लिखित में निर्मित किया जाएगा और इस पर मध्यस्थम न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। मतलब कि जितने वहां पर लोग होंगे, ठीक है, उन सबके द्वारा। तिथि एवं स्थान का उल्लेख होगा। धारा 31(4) के अनुसार मध्यस्थम पंचायत में तिथि मध्यस्थम के स्थान का कथन होगा और पंचायत के विषय में यह समझा जाएगा कि उसी स्थान पर निर्मित है। आगे कारणों का दिया जाना, इंपोर्टेंट इफेक्ट। 31(3) के अनुसार मध्यस्थम पंचायत में उन कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिन पर वह पंचायत आधारित होता है, मतलब जिस पर वो मामला बना है उसके कारण वहां पर देने बहुत ही आवश्यक है।
आगे ब्याज एवं खर्चे का उल्लेख। देखिए अधिनियम की धारा 31 के उपधारा 6, 7, 8 में ब्याज एवं खर्चे के बारे में प्रावधान किया गया है। पंचाट में ब्याज एवं वाद व्यवों का उल्लेख किया जाना, मतलब कि उस वाद में कितना खर्च हुआ, कैसे कैसे उनका हुआ, उस सब के बारे में। ब्याज एवं खर्चे की देयता के बारे में 31 के उपधारा 6, 7, 8 में वर्णित दिशा निर्देशों का अध्ययन किया जाएगा। कैसे? नंबर 1, वाद कारण उत्पन्न होने की तिथि से कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान का, पंचाट की तिथि एवं डिक्री के तिथि के मध्य तक ब्याज एवं डिक्री की तिथि से धनराशि वसूली तक का ब्याज। बस जिस दिन से वो वाद स्टार्ट हुआ है और शाम लास्ट में जाकर डिक्री नहीं मिल गई, जो भी प्रक्रिया हुई उस सब के बारे में जितना भी खर्च वहन जो भी हुआ है उस सब का उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और वो किस पक्ष को दिया जाएगा? उस पक्ष को दिया जाएगा जो पीड़ित है। तो दोस्तों ये हमारा जो मास्टर वीडियो है वो यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वीडियो को जल्द से जल्द सभी लोगों में शेयर कर दीजिए, और मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको चाहिए इसकी PDF तो जल्दी से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमें व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसकी PDF। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नई समय के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई क्लासेस लेकर के, नई वीडियो के साथ। जय हिंद।